जी अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन। इटली में फ्री वीज़े आए हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर ये अपॉर्चुनिटी अवेल करें, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर आप पूरा हमें सुने, क्योंकि हमने स्पेशली बहुत ही माहिर हमारे दोस्त, हमारे भाई एडवोकेट शहरोज़ ताहिर साहब से रिक्वेस्ट करके ये टाइम लिया, और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोसेस में लोगों को मुश्किलात क्या आ रही हैं, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं लोग जो बना रहे हैं जिनका उनको फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा लेकिन उनको नुकसान ज़रूर होगा। तो वो डॉक्यूमेंट्स भी हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। तो सर से जो है ना सवाल का आगाज़ करते हैं। सर, आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो सबसे पहले हमारे नाजरीन को ये बताएं कि क्या वाकई ही वो फ्री वीज़ा हासिल कर सकते हैं? सर फ्री वीजा बिल्कुल मिलता है, लेकिन उसके लिए मेरिट होना चाहिए। अगर बच्चा मेरिट पे पूरा नहीं उतरता तो फ्री वीजा नहीं मिलता सर। जी, ठीक हो गया सर। तो ये फ्री किस हद तक फ्री है? अगर मेरिट पे आ जाते हैं, जाहिर बात है पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ भी जो फ्री स्टडी ऑफ़र करती हैं, लेकिन डेफ़िनेटली उनका एक क्राइटेरिया होता है। तो कितने परसेंट क्या-क्या चीज़ फ्री मिल सकती है? सर इसमें ये है कि आपको यूनिवर्सिटी फी, अकोमोडेशन यानी हॉस्टल आ जाता है बीच में, और मील्स वगैरह जो है वो फ्री मिलते हैं, लेकिन लिविंग जो वहाँ पे लाइफस्टाइल के एक्सपेंसेस हैं वो आपको बेयर करने पड़ते हैं। कुछ जी। एक्सपेंडिचर्स आते हैं इसमें। जी, बिल्कुल। और बिल्कुल ऐसा ही है। नाजरीन, जो सबसे बड़े जो एक्सपेंसेस हैं वो फीसिस हैं, एकोमोडेशंस हैं, और अगर ये फ्री हो जाएं तो बाकी छोटे मोटे खर्चे बंदा गुजारा कर ही लेता है जनाब। तो सर, इसमें आप ये देखें कि इसकी पहले तो बताएं ये डेडलाइन क्या है, और आप कितने परसेंट इस उम्मीद से हैं कि ये डेडलाइन की एक्सटेंशन होगी, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको वीज़ा, सॉरी, उनके पासपोर्ट नहीं बने। तो इसके बारे में काइंडली बताइएगा, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? जी बिल्कुल सर, ये ना बेसिकली 3 साल बाद रीजन बेस्ड स्कॉलरशिप निकली है और इसकी डेडलाइन है 30 जुलाई। ठीक है, और तकरीबन 99% तक हमें होप है इस चीज की कि ये ना अगस्त तक जो है ना ये एक्सटेंड होगी। जी, बिल्कुल नाजरीन, जैसे सर ने आपको बताया कि आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो डेट है, डेडलाइन है, इसमें एक्सटेंशन भी होगी, और किसी की बातों में आके आपने खाम खा पासपोर्ट के लिए या मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स के लिए, क्योंकि हर एक डॉक्यूमेंट्स का एक ड्यू टाइम है, तो अगर आप ड्यू टाइम से जल्दी कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे। तो इंशाल्लाह एक्सटेंशन मिलेगी, और उसके लिए आप एक अच्छे कंसल्टेंट से राब्ते में रहें और अपनी डॉक्यूमेंटेशन एज पर रिक्वायर्ड करें। क्यों सर, ऐसा ही है। अब नेक्स्ट ये बताएं कि बहुत ज़्यादा ये आम कंसेप्ट है कि जनाब बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो हैवी बनाएं, तो ये इसमें क्या राज है? सर ये जो हैवी वाले जो कंसल्टेंट बोल देते हैं ना कि हैवी बैंक स्टेटमेंट हो, अगर वो आपकी टैक्स रिटर्न से मैच ना कर रही हो, आपकी इनकम से मैच ना कर रही हो, तो आपकी वीजा रिफ्यूजल चांसेस 2000% बढ़ जाते हैं। ये बिल्कुल फेक कंसेप्ट है जो लोगों के ज़हन में ठोस दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपने हैवी बैंक स्टेटमेंट बना दिया, आपको पता है वो एडिट तो होगी नहीं, तो फिर आपको स्पॉन्सर चेंज करना पड़ेगा। सर, मुझे स्पॉन्सर से याद आया कि ये स्पॉन्सर, ज़ाहिर है स्टूडेंट की खुद अपनी इनकम तो बहुत रेयर होती है, तो ये इनका किसी भी स्टूडेंट का स्पॉन्सर कौन कौन हो सकता है? सबसे पहले तो सर जो पेरेंट्स हैं, जैसे कि माँ है, बाप है, इन दोनों में से कोई एक जो है वो आपका स्पॉन्सर हो सकता है। अगर ये नहीं है तो इनकी जगह पे फिर आपका कोई गार्डियन जो अपॉइंट हुआ हुआ है कोर्ट से, वो भी स्पॉन्सर कर सकता है। नहीं, तो इसमें सर जो बहन भाई हैं, क्या वो स्पॉन्सर हो सकते हैं? नहीं, नहीं, वो नहीं स्पॉन्सर हो सकते। अगर वो कोर्ट से आपके अपॉइंटेड नहीं है गार्डियनशिप, तो वो नहीं हो सकते। नहीं, आप सर, हमने तो देखा है कि वालिदैन हैं भी हैं, तो लोग बहन और भाई को, जो बड़े बहन भाई को स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, तो उसके लिए क्या कोर्ट में फिर कोई प्रोसेस करना पड़ेगा? जी सर, उसके लिए जो है ना ये बहुत ज़रूरी है, ये मतलब ये डॉक्यूमेंट जो गार्डियनशिप का है ना ये ज़रूरी है, ये करना पड़ता है, इसके बगैर नहीं हो सकता। जी, बिल्कुल ठीक आपने रहनुमाई फरमाई। अच्छा सर, ये बताएं कि अ, हमारे जो, आपको पता है कि 60 टू 70% लोग एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं जो गांव देहात में है। तो जो एग्रीकल्चर जी, के जी। साथ जिनको कुछ स्टूडेंट के स्पॉन्सर्स हैं, तो उनकी ज़ाहिर डॉक्यूमेंटेड इनकम नहीं है, जो हमारी एग्रीकल्चर है, तो उसको डॉक्यूमेंटेड करने के लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिस है कि जिसमें ऑब्जेक्शन ना आए?
पहले नंबर पे तो सर ये इसमें जो है ना रेवेन्यू ऑफिसर आ जाते हैं, जैसे कि जिसको डील करते हैं आपके एग्रीकल्चर को, जैसे पटवारी हैं, पटवारी हजरात, तहसीलदार। पटवारी जो है वो डॉक्यूमेंट्स इशू करता है, जिसकी बेस पे आपकी वो जो प्रॉपर्टीज हैं, वो एसेट्स जो हैं, वो उसको आप टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करते हैं। टैक्स रिटर्न जो है वो ठीक तरीके से मैनेज करते हैं, तो फिर जाके जो है ना आपका वो कर सकते हैं आप स्पॉन्सर एग्रीकल्चर के जो हजरात हैं। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसा कि माजी में आपने देखा कि पटवारी वर्ड को बहुत ज़्यादा वो मिस नेम किया गया, ये भी हमारे माशरे के एक लाजमी इंटाइटी है। तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन है आपने अपनी एफबीआर की टैक्स रिटर्न, जैसे सर ने गाइडेंस दी, और वो पटवारी से अपनी एग्रीकल्चर इनकम का सर्टिफिकेट लेना, आप जाएंगे वो जनाब बिल्कुल आपको देंगे। अच्छा, तो सर इसमें आप ये बता दें कि अगर जो स्पॉन्सर है वो जनाब फॉरेन में रहता है, किसी पेरेंट्स, तो ये मुमकिन है वो भी सूटेबल है? सर अगर तो वो रहता है ना, मतलब कहीं फॉरेनर है, वो अगर पाकिस्तान में नहीं रह रहा, तो वो अपने वो लगाएगा जिस मुल्क में वो रह रहा है वहां के डॉक्यूमेंट्स, वहां की बैंक स्टेटमेंट, वहां की सैलरी स्लिप्स। वो फिर पाकिस्तान की वो अगर लगाएगा चीजें। देखिए ना, ये जो आप देखते हैं आजकल रिफ्यूजल रेट कितनी ज्यादा है वीजा की। एम्बेसी तो वीजा देती है अगर वो सेटिस्फाई हो तो, लेकिन आप जब ये डॉक्यूमेंट्स ही साथ फेक बना के लगा देते हैं, पाकिस्तानी नो इनकम सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट साथ शो करवा देते हैं, तो वो रिफ्यूजल रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल नाजरीन, मैंने भी अपनी प्रैक्टिस में ऑफिस में देखा है, बहुत सारी रिक्वेस्टेज आती हैं कि जनाब हमें ये सर्टिफिकेट चाहिए, और हम कह रहे थे कि आप ये सर्टिफिकेट क्यों बना रहे हैं। तो बेसिकली शेरों साहब, माजरत के साथ, मार्केट में जो ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है, बस वो कहते हैं कि आए और हम आपको जनाब इटली पहुंचा देंगे। तो सर आप इस बारे में इन शॉर्ट क्या कहना चाहेंगे? और बिल्कुल ऐसे बंदों के जो है ना आपने बिल्कुल भी जो है ना कोई कंसल्टेंसी नहीं लेनी, क्योंकि आपने एक तो अपनी फीस तो ज़ाया करनी करनी है, बाकी आपने मिसगाइड बहुत ज़्यादा हो जाना, और अपने जो पासपोर्ट पे जो रिफ्यूज़ल का आपने ठप्पा लगवा लेना, वो सबसे बड़ी जो है ना आपके लिए नाकामी, और वो मतलब आपके जो दरवाजे हैं फ्यूचर के, वो बंद हो जाएंगे। जी बिल्कुल नाजरीन, देखें, एक तो आपका टाइम ज़ाया गया, एक आपने ये सारा ज़ाहिर है प्रोसेस करना है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, इसकी अच्छी खासी पेज जो आपकी फ़ीस आप अदा करेंगे, और अगर खुदा ना खासा किसी वजह से आपको रिफ्यूज़ल हो जाता है, आप फेल हो जाते हैं, तो ये भी आपकी लाइफ का बहुत बड़ा एक अलमिया होगा। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें, आप अपने कंसल्टेंट का बैकग्राउंड देखें, सुनी सुनाई बात में ना जाएं, उसके देखें और उसका क्रॉस चेक करें, और क्रॉस चेक करने के बाद आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन करें, और कोशिश करें कि ट्रू करें, बजाय इसके कि बाद में वो फेक निकले, आप वो टेम्परिंग निकले, और आप फिर जनाब पछतावा आपके सामने आए। तो मैं ये सर शहजाद साहब का भी जो नंबर है, ये आपका डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आप को ये जो कॉर्ड शो हो रहे हैं उन पे भी सर शहजाद साहब का नंबर, सॉरी सर शेरोज साहब का नंबर आ रहा है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये आपको बेहतर गाइड करेंगे। और सर की मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ पसंद है कि ये किसी भी आने वाले क्लाइंट को ये नहीं कहते कि जनाब टेंशन नहीं लेनी, बस तुम ये चीज़ां पूरियां करो तो असी जनाब थानू बाहर भेज देने हैं, पंजाबी च ना। ये आप अगर काबल होंगे तो आपको कहेंगे यस यू कैन गो, और अगर आप इस काबिल नहीं होंगे तो आपसे माजरत कर लेंगे। ये सर की बहुत अच्छी खूबी है, आप ये आजमा भी सकते हैं। तो सर इसके साथ ही हम आते हैं कि वीज़ा रिजेक्शन से बचने के लिए, वैसे तो हमने पहले भी बता दिया, तो मेन मेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो स्टूडेंट क्या क्या करें, इन शॉर्ट सर बताइएगा। सर पहले नंबर पे तो ये चेकलिस्ट होती है, जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं उस कंट्री की चेकलिस्ट होती है, उसके मुताबिक आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एम्बेसी से, जो एम्बेसी है वो ओपन करें, उधर आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच करें। ठीक है। अगर आप उससे बढ़ के, अगर कोई कंसल्टेंट बोल रहा है कि जनाब तुम ये फलानी इनकम का जो सर्टिफिकेट है वो भी ले आओ, तुम जनाब ये फलाना डॉक्यूमेंट ले आओ, ये टैक्स रिटर्न नील की साथ लगा दो, ठीक है, तो हम मैनेज कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये सब कुछ सर ऑटोमेटिक है, ऑनलाइन सिस्टम है सारा, वो चेक कर लेते हैं रिकॉर्ड। यहाँ तक कि लोगों को वीजा इशू भी हुए हैं और वो एक बाद में एम्बेसी उनको कैंसिल भी कर देती है। ठीक है।
वीजा इशू करके बाद में अगर उनको कोई डाउट लगे तो वो कैंसिल कर देते हैं, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट जो फेक लगाया उसकी वजह से। जी सर। ये सर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि चलें जैसा भी है, आपके कंसल्टेंट ने मेहनत की, आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए, बाद में आपके जाने के बाद भी अगर डॉक्यूमेंट्स फेक निकल आया, कोई इशू निकल आया, इवन ड्यूरिंग स्टडी भी आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, तो आप खुद सोचें कि कितना बड़ा नुकसान आप कर लेंगे। तो सर साथ ही मैं ये बता दूं कि आप काइंडली को माशाल्लाह आप एक कंसल्टेंट है, ये लोग टैक्स रिटर्न एक खास हद तक या इसके मकसद के लिए रिवाइज करवाते हैं, और आपको पता है उसके ऊपर वर्ड रिवाइज लिखा आता है, तो क्या ये एक्सेप्टेबल होती हैं? सर पहले तो कोशिश की जाए कि टैक्स रिटर्न जो है ना वो ठीक किसी कंसल्टेंट से करवाई जाए, ठीक है? जो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है उसके साथ मैच करे, ना कि बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस कुछ हो और आपकी टैक्स रिटर्न का कुछ हो, ठीक है? तो पहले तो इस चीज़ को जो है ना आपने जो है वो एक्नॉलेज करना है। उसके बाद फिर सारे अगर तो रिवाइज़ वाला मामला आ जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा फिर डाउट क्रिएट हो जाता है। एम्बेसी ये सारी चीज़ें देखती है, नोटिस करती है कि ये बंदा पहले इसने ये रिटर्न फाइल की थी और अब इसकी रिवाइज़ हुई है, तो वो वीज़ा रिफ्यूज़ल जो है ना वो उसपे फिर वो सवालिया निशान बन जाता है। तो रिफ्यूज़ल वो रेट बढ़ जाता है। ये इसे काइंडली अवॉइड किया जाए। पहले ही अपना कंसल्टेंट अच्छा चूज़ कर लिया जाए, ताकि जो है मामला बाद में कोई गड़बड़ ना हो। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि सर ने बताया कि ये सारी चीज़ें एक अच्छी कंसल्टेंसी के साथ ही मुमकिन है, और डेफ़िनेटली अच्छा कंसल्टेंट आपने ढूँढना जनाब मुश्किल नहीं है, ठीक है? जैसे मैंने बताया सर अवेलेबल हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो बजाय इसके कि आप ये मैं एक लाइट सी आपको बता दूँ कि आपके उसने डॉक्यूमेंट स्टडी नहीं किए, आपकी उसने प्रोफाइल चेक नहीं की, बस उसने कहा जी डन है, बेफिक्र हैं आप, बस सामान पैक करना शुरू कर दें, तो वहाँ से आपके लिए एक अलार्म है कि ये कोई जो है ना सिर्फ पैसों के या फीस के चक्कर में है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। हम जो भी आपको क्वेश्चन, हमने कोशिश की है कि जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करने की कोशिश की है, और सर ने भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। आपके मज़ीद जो क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में उनके जवाब देंगे, और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने प्राइवेट नंबर की बजाय जनाब वीडियो को कमेंट्स में ज़रूर वो क्वेश्चन लिखने हैं जिनको हम कवर नहीं कर सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें इसका जवाब देंगे। अपना और अपने से वाबस्ता उम्मीदों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।